मैं बेरोजगार था और काम ढूंढने के लिए कराची शहर आया था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं होटल में अपने लिए एक कमरा किराए पर ले सकता। तभी मैं एक मदरसे में चला गया और कारी साहब की मिन्नत की कि वो मुझे यहाँ रहने के लिए एक कमरा दे दे। कारी साहब दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे कमरा भी दिया और कहा कि जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तुम्हें खाना भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। मैं बहुत खुश हो गया। अब कारी साहब की बेटी रोजाना मुझे खाना देने आती। मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। जब एक दिन वो खाना देने आई तो कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गई कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की है। मोहल्ले वाले सब जमा हो गए और मेरी एक न सुनी और मुझे बहुत मारा। फिर जबरदस्ती मेरा निकाह उस लड़की से करवा दिया। मैंने फैसला किया कि मैं उस लड़की की जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। पहली रात ही उसे ऐसी अजियत दूंगा कि वो उम्र भर याद रखेगी। लेकिन जब मैं उसके सामने गया तो उसने रोते हुए अपनी टांगों से कपड़ा हटा दिया। तो उसकी टांगे देखते ही मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, क्योंकि मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई था। अब्बू के इंतकाल को अभी 1 माह ही होने वाला था कि घर में भूख नाचने लगी थी। तब अम्मी मेरे पास आकर बैठ गईं। उनके पुरनूर से चेहरे से बड़ा करम झलकता था। वो कहने लगी, अब्दुल्ला तुम कहो तो मैं किसी घर में काम ढूंढ लूं। मैं अम्मी की बात सुनकर दंग रह गया था। मैं बोला, क्यों अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? खुदा न खास्ता आप पर ऐसा दिन क्यों आएगा कि आपको लोगों के घरों में काम करना पड़ेगा। तब अम्मी ने नजरें झुका ली थी। वो कहने लगी, जब जवान बेटा अपनी जिम्मेदारी से आंखें बंद करके बैठा हो तो फिर माँ को ही काम ढूंढना पड़ता है। मैं बोला, नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं हरगिज अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटा, बल्कि मैंने तो इधर उधर नौकरी के सिलसिले में बात कर रखी है। जैसे ही नौकरी मिलेगी मैं काम पर लग जाऊंगा। अम्मी ने सर हिला दिया और बोली, अच्छा फिर इतना भी बता दो कि तब तक हम क्या करें, पत्ते खाकर अपना पेट भरे। मैं चुप कर गया था। हम कराची शहर की बैरूनी साइड पर वाक़या एक छोटे से कस्बे में रहा करते थे। यहाँ जॉब मिलना काफी मुश्किल था। घरेलू हालात के पेश नजर मैंने अम्मी से इजाजत ली और काम की तलाश में कराची आ गया। मैंने सोचा था कि कराची शहर मुझे अपनी मोहब्बत भरी आगोश में भर लेगा, मेरे दुख दर्द समेट लेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ आकर तो मुझे जिंदगी का मतलब समझ में आ गया था। यहाँ पर ना तो कोई हमारा रिश्तेदार रहता था और ना ही कोई जानने वाला। इसी वजह से मुझे फाके भी काटने पड़े थे। रहने के लिए मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था और ना ही कोई मुझ जैसे छड़े छाण लड़के को कोई मकान या कमरा किराए पर देने पर रजामंद था। यूं ही सारा सारा दिन मैं सड़कों की खाक छानता रहता था। तब मेरा दिल बहुत ज्यादा दुख जाया करता था। मेरे हम उम्र लड़के तो अपनी जिंदगी के सुनहरे दिनों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, जबकि मैं तो कठिन हालात में गिर गया था। अब तो ये हालात थे कि जो पैसे मैं अपने साथ लाया था वो भी खत्म हो चुके थे। अब पिछले 2 दिनों से भूख और प्यास काट रहा था। इन 2 दिनों में खुद में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं अब ठिकाने की तलाश में मजीद चल नहीं सकता था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। आंखों से आंसू बार बार छलक रहे थे। तब मैंने दुआया अंदाज में हाथ बुलंद कर लिए थे, ऐ अल्लाह, मैं अपनी बहनों का वाहिद सहारा हूँ, मुझे उनके लिए सलामत रख, उन्हें बेसहारा मत कर। दुआ करते करते मेरी आंख के आगे अंधेरा छा गया था। फिर मुझे कुछ पता ना चला कि मेरे साथ क्या हुआ। ना जाने मैं कितनी देर सोता रहा। जब आंख खुली तो मैंने खुद को एक साफ सुथरे कमरे में पाया था। मैं हैरान था कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया और ये कौन सी जगह है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था जब मेरे कानों में एक आवाज पड़ी थी, अम्मी, ये मेहमान हमारे घर कब तक रहेगा? ये बारीक सी आवाज इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ये सवाल किसी नौजवान लड़की की तरफ से आया है। फिर जवाब आया था, बेटी, तुम इस बात की फिक्र ना करो, ये सब तुम्हारे अब्बू के फैसले हैं। मेहमान उनकी मर्जी से ही आते हैं और उन्हीं की मर्जी से जाते हैं। फिर उस लड़की की आवाज ऊंची थी। मैं उठ बैठा था। मैं सोचने लगा कि ना जाने मैं यहाँ कैसे आया हूँ। अभी मैं उठकर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। मैं जल्दी से खड़ा हो गया और दरवाजा खोल दिया। सामने एक बड़ी सी दाढ़ी वाले मुहज्जिब से इंसान खड़े थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं मुस्कुरा दिया था
اور بولا پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ وہ بولے آؤ بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ میں ان کی بات مان کر بستر پر بیٹھ گیا تھا اور بولا میں یہاں کیسے پہنچا اور آپ کون ہیں؟ وہ نرم مزاج سے بولے بیٹا میں قاری رفیق ہوں اور ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور اسی مدرسے میں مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان دیا گیا ہے، اور اب تم بھی اسی مکان میں ہو۔ کل شام میں سبزی لینے نکلا تو دیکھا کہ ایک ٹھیلے کے ارد گرد بہت زیادہ رش جمع ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے ایک نوجوان کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے چند لڑکوں کی مدد سے تمہیں اٹھایا اور ڈاکٹر کے کلینک لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے تمہارا چیک اپ کیا اور کہنے لگا کہ یہ نوجوان تو ٹھیک ہے، بس شاید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ ایسے میں تمہیں اپنے مدرسے لے آیا۔ اب مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں بولا قاری صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ دراصل میں کراچی شہر کے ساتھ ہی محلے ایک قصبے سے ہوں، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے نقل مکانی کرنی پڑی۔ یہاں رزق کی تلاشی میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ایک ہفتہ قبل یہاں آیا تھا، ساتھ جو پیسہ لایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ بھوک سے سر چکرا رہا تھا، نہ جانے کب چکرا کر گر گیا۔ قاری رفیق صاحب بولے بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کو بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ہلکی پھلکی سی غذا بھجوائی تھی، ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب بچوں کو پڑھانے کا وقت ہو چکا ہے، میں شام میں تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو والدہ کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر ملایا تھا، دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ امی کی دل دہلا دینے والی آواز فون سے گونج رہی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، کہنے لگی بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا؟ کل رات سے عجیب عجیب سے وسوسے مجھے آ رہے ہیں۔ آنکھیں تو میری بھی بھیگ گئی تھی، لیکن خود پر قابو کر کے مضبوط لہجے میں بولا امی میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا، اور اصل میں میری جاب لگ گئی ہے، کام میں بہت زیادہ مصروف تھا، نیا کام ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ مالک کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے خوب محنت کرتا ہوں۔ امی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو کچھ پیسے پکڑ کر ہمیں تھوڑی سی رقم بھجوا دو، اب تو دکاندار ادھار دینا بھی بند کر چکے ہیں۔ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ بہت جلد کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ فون بند ہوا تو میں سوچنے لگا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، گھر والوں کو کہاں سے پیسے بھجواؤں۔ میرا دل کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر گھٹنے لگا تھا، اس لیے میں نظریں جھکا کر باہر نکل آیا تھا تاکہ گھر سے باہر نکل کر تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے تو چھت والا کمرہ دے دیا گیا تھا۔ میں نے تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس بھرے تھے، پھر بلند آواز سے بولا السلام علیکم، میں نیچے آنا چاہتا ہوں، پردہ کر لیجیے گا۔ یہ تو شکر ہے کہ میری ملاقات قاری صاحب سے ہو گئی تھی اور مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان کا گھرانہ پردے کا قائل ہے، نہیں تو نہ جانے مجھ سے کون سے گستاخی سرزد ہو جاتی۔ نیچے سے آواز آئی آ جاؤ بیٹا۔ میں جلدی سے صحن عبور کرنے لگا تو مجھے مولوی صاحب کی اہلیہ نے آواز دے کر روک لیا تھا۔ وہ کہنے لگی بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بولا آنٹی میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ میں بھی اس مدرسے میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، سب مجھے استانی جی کہتے ہیں، تم بھی انگریزی کا لفظ آنٹی چھوڑ دو اور پیار اور ادب کا یہ لفظ اپنا لو۔ میں مسکرا دیا تھا اور بولا جی استانی جی۔ اتنا کہہ کر میں باہر آ گیا تھا۔ میں اپنی رہائش اور کام کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد میں چلا گیا۔ نماز تو ہو چکی تھی، وہاں کچھ لوگ قاری رفیق صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ادھر جا کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، تب میں بھی بول پڑا قاری صاحب دعا کریں کہ میری نوکری لگ جائے۔ تب قاری صاحب سامنے بیٹھے ایک آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے جمشید میاں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ کو اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، تو میں آپ کو یہ لڑکا دیتا ہوں، اس کا نام عبداللہ ہے، میری ذمہ داری پر ہے، اسے اپنے پاس کام دے دیں۔ جمشید صاحب بولے قاری صاحب
जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। फिर जमशेद साहब ने मुझे इशारा किया और मस्जिद से बाहर ले गए। कहने लगे, मैं तुम्हें महीने के 18,000 रुपए दूंगा, कहो मंजूर है क्या? मैं जल्दी से बोला, जी जी मुझे मंजूर है। वो कहने लगे, चलो कल से काम पर आ जाना। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मेरे लिए 18,000 कारून के खजाने से कम नहीं थे। खैर से काम का मसला हल हुआ तो मैं एक बार फिर से कारी साहब के घर आ गया था। शाम में वो मेरे पास आए थे। मैं बोला, कारी साहब आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं दिल लगाकर काम करूंगा। बस आपसे इतनी अर्ज है कि आपने मेरी जॉब का मसला तो हल कर ही दिया है, प्लीज आप मेरी रिहाइश का भी इंतजाम कर दें। वो बोले, क्या ये रिहाइश बुरी है? मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैं बोला, ये तो आपका घर है। वो बोले, बेटा मैं भी मदरसे की जगह पर रहता हूँ और तुम भी मेरे साथ रह सकते हो। मैं तुम पर इसलिए एतबार करता हूँ कि तुम्हारी खुद की 4 बहनें हैं, उनका ख्याल तुम्हें कभी इखलाकियात से गिरने नहीं देगा। मैंने जल्दी से कारी साहब के हाथ चूम लिए थे। उन्होंने मेरा साथ इस तरह दिया था जैसे कोई अपना भी नहीं देता। मुझ पर उनका बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था। अब हर सुबह उनकी पर्दादार बेटी बुर्का पहनकर मुझे खाना देने आ जाया करती थी। मैं तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, फिर काम पर चला जाता। जमशेद साहब मुझे दोपहर का खाना दुकान में ही खिला दिया करते थे। रात का खाना फिर से मुझे कारी साहब की बेटी महविश दे जाया करती थी। मुझे मालूम हो चुका था कि वो बहुत ही बातूनी लड़की है, हर वक्त बस अपनी वालदा के कान खाती रहती है। मैं छत पर बैठा उसकी मासूमियत भरी बातें सुन रहा था, मगर मुझे क्या इल्म था कि वो लड़की जिसे मैं मासूम समझता हूँ वो मेरे साथ क्या खेल खेल जाएगी। मैं तो अपनी बहनों की खातिर मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकला था। महीने भर का जो भी कमाता अपने खर्चे के पैसे रख कर बाकी पैसे मैं घर भेज दिया करता था। जैसे तैसे भी था, बस अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। एक शाम मुझे महविश खाना देने आई तो मेज पर खाना रख कर वापिस नहीं मुड़ी। वो मेरे सर पर खड़ी रही थी। मैं तो आंखें झुकाकर बैठा उसके जाने का इंतजार करता रहा। जब वो ना गई तो ख्याल आया कि क्या पता कि उसे मुझसे कोई काम हो, इसलिए मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं बोला, जी क्या बात है? वो अचानक ही जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। बचाओ बचाओ की आवाजें सुनकर मैं भी घबरा गया था। मैं बोला, क्या बात है, क्या हुआ है? मैं भी जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी थी, जबकि दरवाजा पहले ही खुला था। ये सब बहुत परेशान कुन सूरत हाल थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से निकाल देना चाहता था, मगर मैं कारी साहब की बेटी को हाथ लगाने की जिसारत नहीं कर सकता था। वो चीखती रही, यहाँ तक कि सब मदरसे वाले और मोहल्ले के लोग भागते हुए आ गए और कारी साहब के घर में दाखिल हो गए। कारी साहब भी उनके साथ ही थे। महविश भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो अपने बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अब्बू मैं इसको खाना देने गई थी, इस मजदूर ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं हक्का बुक्का सा खड़ा था। मेरे चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा रंग जाता। सब लोग वहशियों की तरह मेरी जानिब बढ़ रहे थे। मैं हालांकि चिल्ला चिल्लाकर कहना चाहता था कि मैं बेकसूर हूँ, इस लड़की ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, मगर मैं ये सब नहीं कह सकता था क्योंकि इस तरह तो रफीक साहब की तरबियत पर सवाल उठ जाते हैं। मैं अंदर से थर थर कांप रहा था, मगर दुनिया को दिखाने के लिए मजबूत बना खड़ा था। सब लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं चाहता था कि मैं यहाँ से गायब हो जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। मेरी नजर कारी साहब के चेहरे पर थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी दाढ़ी भीग गई थी और ये मंजर देखकर मेरा दिल किरचों में बट गया था। और फिर एक हजूम मुझ पर गिर पड़ा था। मुझे लातों मुक्कों और लाठियों से मारा गया था। मैं जमीन पर पड़ा मार सह रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरी वालदा का पुरउम्मीद सा चेहरा घूम गया था। फिर बारी बारी मेरी चारों बहनें मेरे सामने घूमती रही थीं। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और फिर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बेहोशी ने मेरा साथ दे दिया था, नहीं तो शायद मैं इस हजूम की मार खा खा कर जान की बाजी ही हार जाता। ना जाने कितने दिन बाद मेरी आंख खुली थी। मैंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ खामोशी पाई थी। थोड़ी देर बाद एक नर्स मेरे पास आई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, शुक्र है आपको होश आ गया है, आप पूरे 3 दिन से बेहोश थे। मैं बोला, कोई मेरे साथ आया है क्या? वो बोली, जी एक कारी साहब है, सुबह शाम आकर आपका पूछते हैं। आज जब वो अस्पताल आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। वो इस बात में सर हिलाकर चली गई थी।
मैं सोचने लगा था कि जब रफीक साहब मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा, मैं बात कैसे शुरू करूंगा। यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा था। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुला। कारी साहब कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो बोले, अब्दुल्ला बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मैं बोला, कारी साहब, मुझे माफ कर दे, मैं अपने कौल में सच्चा साबित नहीं हो सका, मैं आपके लिए मुश्किलात का सबब बन गया। कारी साहब की आंखें भी गई थी। वो कहने लगे, मदरसे वालों और मोहल्ले वालों ने कह रखा है कि तुम्हारा फैसला वो ही करेंगे। तुम सेहतयाब हो जाओ, फिर तुम्हें लोगों की अदालत में पेश होना पड़ेगा। मैं बोला, कारी साहब, मैं बेकसूर होने के बावजूद आपकी इज्जत की खातिर खामोश रहूंगा। मेरी बात सुनकर वो चूक गए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वो उठकर चले गए। मैं मजीद 3 दिन अस्पताल में एडमिट रहा। फिर जब तबीयत संभल गई तो मुझे छुट्टी मिल गई। कारी साहब मुझे अपने साथ ले गए। वहां पर लोगों की अदालत लगी हुई थी। चंद मुअज्जिज अफराद सरबराही कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो कहने लगे, लड़के, तुमने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की? तुमने अपने ही मोहसिन के घर नकब जनी करने की जुर्रत कैसे की? मैं बोला, मुझे इन तमाम हालात का बहुत अफसोस है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। फिर एक शख्स बोला, हम मोहल्ले के लोग इस फैसले पर पहुंचे हैं कि तुमने जिस लड़की को रुसवा करने की कोशिश की है, हम उसे तुम्हारे निकाह में देकर तुम्हारी इज्जत बना देते हैं। मुझे उनके इस फैसले पर बहुत गुस्सा आया था। मैं ऐसी लड़की को शरीके हयात नहीं बनाना चाहता था जिसने सबके सामने मुझे रुसवा कर दिया हो। उसने तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं कारी साहब के इस सनात तले दबा हुआ था, इसलिए बोला, मुझे आप लोगों का ये फैसला मंजूर है, जबकि मैं तो दिल ही दिल में कुछ और सोचे बैठा था। मैंने इरादा कर लिया था कि जिस लड़की ने मुझे जमाने भर में रुसवा कर दिया है, मैं शादी के बाद उसकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, बल्कि पहली रात ही उसे इतनी अजियत दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसका एक एक लम्हा अजियत बना दूंगा और वो रातों को उठ उठकर अपने किए गुनाह पर मुझसे माफी मांगेगी। मैं उस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा था। खैर, उसी वक्त मेरा निकाह पढ़वा दिया गया था। एक शख्स आगे बढ़कर बोला, मैं जानता हूँ कि अब कारी साहब इस लड़के को मदरसे में रहने के लिए जगह नहीं देंगे, इसलिए कारी साहब की बेटी की खातिर मैं अपना घर उन्हें रहने के लिए देता हूँ। मैंने उस शख्स को नफरत भरी निगाहों से देखा था, क्योंकि उस मोहल्ले में सबसे पहले मैं उसके पास ही गया था। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की थी कि अपने किराए के घरों में से एक कमरा मुझे रहने के लिए दे दे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था और कहने लगा कि तुम कंवारे हो, मैं कंवारे लड़कों को कमरा नहीं देता, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। अगर उस शख्स ने उस वक्त मुझे कमरा किराए पर दे दिया होता तो आज मैं इस मुसीबत से दो चार ना होता। खैर, मेरा और महविश का निकाह हो गया और हम उस घर में रुखसत होकर चले गए। मैं एक कमरे में जाकर बैठ गया था। महविश भी उधर ही आ गई। वो मेरे सामने आकर बैठ गई थी। आज मैं जिंदगी में पहली बार उसका चेहरा देख रहा था। वो बेइंतहा खूबसूरत थी, मगर ऐसे हुस्न का क्या करना जब सीरत इतनी भयानक हो। मैं सख्त लहजे में बोला, तुमने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? जानती हो महविश, मैं तुम्हारी जिंदगी कांटों से भर दूंगा। वो मेरी आवाज सुनकर रोने लगी थी। वो बोली, मैंने जो कुछ भी किया अपने बाबा की खातिर किया। वो मेरी वजह से बहुत परेशान रहते थे। मुझे उसकी बात पर मजीद गुस्सा आया था। मैं बोला, बाप की इज्जत को पूरे मोहल्ले में रुसवा करके कहती हो कि जो कुछ भी किया अपने बाबा के लिए किया। मेरी एक बात याद रखना, मैं तो तुम पर जिंदगी तंग कर दूंगा, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। तब वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर उसने अपनी टांगों से कपड़ा हटाकर मेरे सामने कर दी थी। मैं महविश की टांग देखकर कांप गया था। वो तो गल सड़ चुकी थी, वो लंगड़ाकर चलती थी, मगर मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था। मगर आज उसकी टांग देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। मैं बोला, महविश, ये क्या है? महविश रोते हुए बोली, अब्दुल्ला, मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है। 1 साल का मेरी टांग पर छोटा सा फोड़ा बना था, वो देखते ही देखते इतनी संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया। अब वो मेरी वजह से बहुत परेशान रहते थे। उनकी आमदनी से सिर्फ हमारे घर का गुजारा ही हो पाता है और अब वो किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं समझते, और ऐसे टांग के साथ मेरी शादी होना तो बहुत दूर की बात है। मेरे तो जीने के भी चांस नहीं है। मैं सारी सारी रात दर्द से तड़पती रहती हूँ, जबकि मेरे अब्बू मेरी तरफ देख देख कर रोते रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम उनकी नजरों से ओझल होकर गुजारना चाहती थी,
میرے پاس کوئی اور صورت نہیں تھی، بس یہی ایک راستہ بچا تھا، اس لیے میں نادان بیوقوف لڑکی یہ سب کر بیٹھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، ایک مرتے ہوئے انسان کی آپ سے التجا ہے۔ میں مہوش کی تکلیف دیکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس اذیت سے نجات دلوا کر ہی رہوں گا، اس لیے میں قاری صاحب سے اجازت لے کر ان کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھے تھوڑی سی رقم بھی دی تھی، جو انہیں ایک لڑکے کو حافظ قرآن بنانے پر تحفے کے طور پر ملی تھی۔ یہ میں نہیں لینا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا کہ میں تو خود خالی ہاتھ تھا۔ میں اسلام آباد پہنچا تو پتا چلا کہ ایک ہفتہ قبل ہی امریکہ سے ایک بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے۔ میں نے اسی سے مہوش کا چیک اپ کروایا تو اس نے امید دکھائی تھی، اور پھر مہوش کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا۔ 3 ماہ کے علاج میں وہ بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے قاری صاحب کے دیے ہوئے پیسوں کو سرمایہ کاری میں لگا دیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت پیدا کر دی تھی۔ میں نے بہت محنت کی تھی، جس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ میری بیوی ٹھیک ہو گئی تھی۔ قاری صاحب کے پیسے بھی میں نے انہیں واپس لوٹا دیے تھے، حالانکہ وہ پیسے نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن اب میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے۔ میری ایک بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا۔ شاید اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ میں نے قاری رفیق صاحب کی بیٹی کو محلے کے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا تھا، ساری بدنامی اپنے سر لے لی تھی۔ شاید اسی کا مجھے اجر مل گیا تھا۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور میں اپنی بیوی مہوش کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہا ہوں۔